नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा कैन फिन होम्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि देखिए जो कैन फिन होम लिमिटेड है वो एक पब्लिक डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है ये कनारा बैंक के द्वारा प्रमोट किया गया था 1987 में। यानी जो ये कैन फिन होम्स लिमिटेड है इसको 1987 में बनाया गया था और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बहुत ही एक शानदार कंपनी है। ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? जो घर बनता है उस पर लोन बांटती है, मिडिल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी लोन बांटती है। ठीक है ना, जो घर खरीदने वाले होते हैं उनको भी ये लोन बांटती है। तो ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। तो सबसे पहले देखिए जो कैन फिन होम्स लिमिटेड है इसके अंदर काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिला है। तो सबसे पहले इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखा जाएगा और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम लास्ट में इसका चार्ट और ग्राफ देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कंपनी का जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है, सॉरी करंट मार्केट कैप है वो 6,890 करोड़ का है। अगर स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 13.1 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 7.21% है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वह 517 रुपया है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 230 रुपया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 16.6% है और 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो 722 रुपया है और 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 407 रुपया है। जो कंपनी का जो डिविडेंड है वह कितना है 0.58% है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वह 2 रुपीज है। ठीक है, और देखिए कंपनी के अंदर किस तरह से ये जो वॉल्यूम्स है वे आपको नजर होता हुआ आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज के बारे में हम लोग लास्ट में आया जाएगा। और देखिए इसका क्या बोलते हैं, पीयर कंपैरिजन कंपनी है। ठीक है ना, जो एचडीएफसी वे टॉप पर है, आप सभी को पता होगा। तो कैन फिन होम लिमिटेड का हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए यानी हर 3 महीने के बाद जो रिजल्ट होता है, तो अगर मैं रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए जून 2019 में कितना था रेवेन्यू 484 करोड़ और धीरे धीरे ये बढ़कर कितना हो गया है 611 करोड़। यानी जून 2022 में 611 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्च 2022 में 561 करोड़ का। कैन फिन होम लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वे क्वार्टरली बेसिस पे आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए जून 2019 में जहां पर प्रॉफिट 81 करोड़ रुपीस का था, तो वही मार्च 2022 में कितना नेट प्रॉफिट है 123 करोड़ का है और जून 2022 में 162 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो देखिए ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना, तो वे भी आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जून 2019 में जो इसका जो ईपीएस था यानी अर्निंग पर शेयर वे 6.08 का था, जो कि जून 2022 में कितना हो चुका है 12.18। यानी देखिए अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का जो है ये भी काफी अच्छा न्यूज है। अगर कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए देखा जाए या नेट एनपीए देखा जाए तो उसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर दिखाई देगा। देखिए नेट एनपीए के अंदर भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखूं तो देखिए 2011 में जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 231 करोड़ था, 2012 में 286 करोड़ हो गया, 2013 में 392 करोड़ का है, 2014 में 578 करोड़ का है, 2015 में 816 करोड़ है, 2016 में
1083 करोड़ का रेवेन्यू है। 2017 में 1353 करोड़ है। 2018 में 1518 करोड़ है। 2019 में 1727 करोड़ है। 2020 में 2030 करोड़ है। 2021 में 2018 करोड़ का है और मार्च 2022 में हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपसेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वह 1988 करोड़ है। यानी देखिए 2020 2021 तो सब कुछ सही चल रहा था, तो मार्च 2022 में थोड़ा सा हमें कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। और कंपनी का देखिए जो फाइनेंशिंग प्रॉफिट है वे भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। वाह गजब का शानदार है, ठीक है ना। तो 2011 में फाइनेंशिंग प्रॉफिट कितना है, 59 करोड़ का है, जो बढ़कर अभी कितना हो चुका है, 644 करोड़ का है। ठीक है। कंपनी का जो अदर इनकम है ये कोई ठीक ठाक नहीं है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो 2011 में 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2012 में 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2013 में 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2014 में 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2015 में 86 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में 157 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017 में 235 करोड़ का प्रॉफिट है। 2018 में 286 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 में 297 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में 376 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में 456 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 471 करोड़ है। यानी अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी आपको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए 2019, 2020, 2021 और 22 में इस कंपनी ने तो धमाल मचा के रखा है। यानी जो कंपनी का जो ईयरली बेसिस हो चाहे क्वार्टरली बेसिस हो, तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे काफी अच्छा है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखा जाए, ठीक है ना, यानी एक शेयर के ऊपर ये कितना कमाती है। देखिए 2011 में जो इसका जो अर्निंग पर शेयर था वे कितना था, 3.16। और देखिए किस तरह से इंप्रूव होकर और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वे 2022 में 35.38 का अर्निंग पर शेयर हो गया है। यानी जो कंपनी है वे काफी अच्छी कर रही है, नो डाउट। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो वे भी देखिए, पहले आपको डिविडेंड ये कंपनी काफी अच्छी देती थी, बट उसके कंपेयर में जो ये कंपनी है वे थोड़ा सा अब डिविडेंड कम करती है। ठीक है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, देखिए तो देखिए अगर पिछले 10 साल में बात करूं तो 21% का सेल्स ग्रोथ है, 5 साल में 8% का है, 3 साल में 5% का और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 10% का है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए पिछले 10 साल में 27% है, 5 साल में 15% है, 3 साल में 17% है और अगर मैं टर्म टू टर्म की बात करूं तो 11% है। अगर मैं स्टॉक प्राइस का अगर मैं सीजीआर की वे बात करूं तो पिछले 10 साल में 39% है, 5 साल में 0% है, 3 साल में 8% है और पिछले 1 साल में इसका जो स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर है वे काफी घटिया है। तो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंट आपको कर सकता है, थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। बट अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में देखिए 19% का रिटर्न है, 5 साल में 19% का रिटर्न है, 3 साल में 18% का है और पिछले साल से यहाँ पर 17% का रिटर्न दिया है। तो यानी जो रिटर्न है वे इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। और आगे चलते हैं, कंपनी का हम थोड़ा सा बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है तो वहां पर क्या बता रहा है। देखिए जो कंपनी का जो रिजर्व है वे 2011 में 290 करोड़ का था, जो धीरे धीरे बढ़कर अभी कितना हो चुका है, 3040 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। ठीक है ना। और देखिए जिस कंपनी के पास रिजर्व जितना ज्यादा होता है उतना तो अच्छी बात होती है, बट यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है ना, बोरोइंग यानी इसके ऊपर कर्जा कितना है। तो देखिए तो इस कंपनी का जो कर्जा है 2011 में जहां पर 1904 करोड़ था, ठीक है ना, वे धीरे धीरे कर्जा बढ़ बढ़कर अभी कितना हो चुका है, 24,600
24,648 करोड़ का कर्जा है। बताइए कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 3,040 करोड़ का है। और जो कंपनी के पास जो कर्जा है वह कितना है? 24,648 करोड़ का कर्जा है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये कंपनी के लिए अच्छी बात होती है कि खराब बात होती है। जाहिर सी बात है कि ये कंपनी के लिए बहुत ही खराब बात होती है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा आपको निराश यहां पर कर सकता है। बट देखिए, जब कंपनी का अगर मैं कैश फ्लो की मैं बात करूं तो अभी 2022 में थोड़ा सा अच्छा किया है, बट 2021 में देखिए कितना इसका घटिया कैश फ्लो था। 2022 में भी कितना घटिया कैश फ्लो था, बट 2019 में इसका कैश फ्लो काफी अच्छा था। तो देखिए 2022 में तो आपको कैश फ्लो अच्छा दिख रहा है, बट देखिए आप एक साल को लेकर मत चलिए, कंपनी के पिछले 10 साल की बात कीजिए कि कंपनी ने पिछले 10 साल में कंपनी का कैश फ्लो क्या रहा है। देखिए अगर पॉजिटिव में अगर कैश फ्लो होता है तो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात होती है, और नेगेटिव में होता है तो वे थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही दिक्कत की बात होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वे क्या है? कांस्टेंट है, 29.99% है। बट इसमें जो डीआईज है ना, डीआईज ने जमकर माल उठाया है इसमें। यानी सितंबर 2019 में डीआईज के पास कितना होल्डिंग था? 5.01% का होल्डिंग था, और इसको कॉन्स्टेंटली बढ़ा कर अभी कितना कर दिया है? 24.80% का होल्डिंग कर दिया है। और पब्लिक को देखिए किस तरह से लूटा गया है। पब्लिक के पास पहले कितना था? 65% का होल्डिंग हुआ करता था, जो अभी करंटली कितना है? 45% का है। ठीक है, तो ये तो कंपनी का फंडामेंटल था। ठीक है ना। और देखिए किस तरह से इस कंपनी के अंदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो उन्होंने कंपनी में किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेशंस किया है। आपको अभी समझ में आया कि किस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है। देखिए अगर मैं वन डे की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो यहां से जो देखिए फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा बिकवाली का माहौल था, और वहां से लगभग इसने 5 पॉइंट यानी 5.5% से भी ज्यादा का गिरावट नजर आया, और क्लोजिंग होते होते ये 4.49% के गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर मैं पिछले अगर मैं 5 दिन की मैं बात करूं तो देखिए यहां से देखिए 632 रुपया के लेवल से आप देखिए, ठीक है ना। और यहां से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कितना परसेंट का गिरावट है? लगभग 18% का इसके अंदर गिरावट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 632 रुपया से लेकर अभी मैं यहाँ की अगर मैं बात करूं 518 रुपीज की, तो यानी इस कंपनी के अंदर 18% से भी ज्यादा गिरावट अभी तक हो चुका है। सिर्फ कितने दिनों में? 5 दिन में 18%। अगर मैं एक महीने की मैं बात करूं तो देखिए एक महीने में प्राइस इसका उस समय कितना था? 630 रुपया, और अभी के प्राइस से आप कंपेयर कीजिए तो देखिए लगभग यहां पर भी 18% का डाउन है। यानी जो स्टॉक है वह 18% एक महीने में गिर चुका है। ठीक है, अगर मैं पिछले 6 महीने की मैं बात करूं तो वहां से ये जो स्टॉक है वे देखिए यहां पर एक बार गिरा था, लगभग 31% गिरा था लगभग वहां से। ठीक है ना। यानी 600 में से आप लगभग 200 रुपया घटाइएगा तो वे 400 रुपीज के आसपास बनता है। ठीक है ना। और यहां से लगभग यहां पर भी निराश किया है, 14% डाउन है स्टॉक। अगर मैं ईयर टू टिल डेट की अगर मैं बात करूं देखिए 574 रुपया था। ठीक है ना। और वहां से लगभग 10% का गिरावट है। और अगर मैं पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं देखिए 670 रुपया था, 670 रुपए यहां से हम लोग चलते हैं 710 रुपए के लेवल से चलते हैं। ठीक है ना। और यहां से देखिए किस तरह से कंपनी के अंदर काफी ज्यादा एक बिकवाली का माहौल बना, और यहां से लगभग 28% का गिरावट है। ठीक है, अगर मैं पिछले अगर मैं 5 साल की अगर मैं बात करूं तो वहां से लगभग आपको 2% का गिरावट है। ठीक है, अगर मैं ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ना वे 18,885% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। ठीक है ना।
तो देखिए अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं तो ठीक ठाक है, बट ये जो पिछले जो 1 साल का ये जो चार्ट है वे बताता है किस तरह से कंपनी का जो प्राइसेज है वे गिरा है। तो देखिए इसमें हम पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वे कितने का होगा, 400 रुपीज से लेकर 410 रुपया का हमारा पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। आप ये डेडलाइन मानकर चलिए, अगर ये 400 रुपया से अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो इस स्टॉक को 300 रुपया गिरने में इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। और जो हमारा जो लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना, वे 250 रुपया के करीब रहेगा, क्योंकि देखिए अभी बिकवाली का माहौल ज्यादा है। तो अगर ये स्टॉक अगर 400 रुपया से भी अगर नीचे गिरता है, ठीक है सपोज, तो 250 रुपया तक जाने में इसको कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि देखिए जो डीआईज है तो इसके अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल खेल रहे हैं। उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर किस तरह से बेचते आपको भी पता है, और बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो वे बेचारे इस स्टॉक में फंस जाते हैं। तो मैं आपको इसमें अभी बाई की रिकमेंडेड बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। जब ये स्टॉक 400 लेवल के आसपास आता है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए कंपनी का फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट जो सबसे ज्यादा जो मुझे निराश कर रहा है वे क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा, ठीक है ना। तो ये मुझे सबसे ज्यादा निराश किया है, ठीक है ना। तो कंपनी का जो प्राइसेज है अगर 400 रुपया से अगर नीचे जाता है तो काफी ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो आप अभी इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। हाँ, आप इसको ट्रैक करते रहिए, और जैसे ही आपको 300 रुपया के लेवल के टच में अगर मिलता है तो आप वहां से माल उठा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बाई की रिकमेंडेड की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भारी बिकवाली का माहौल है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।